Hello everyone, this is the video solution of electromagnetic induction 2021 MHT CT. ठीक है, डन विद द इंट्रो। चलो तो फिर अभी और बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल, आई होप आप लोगों ने 2020 का वीडियो देख लिया होगा मेरा ईएमआई पे, एंड उसके बाद आप लोग 2021 पे आए होंगे। अगर नहीं तो पहले वो देख लो, सीक्वेंस में जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। खैर इट डजंट मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.6 मीटर। आप सोचो आपके पास एक लेंथ दिया है 0.6 मीटर का, ठीक है। उसके पास स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड का, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.2। सारे यूनिट आपके स्टैंडर्ड है। बस इतना पता होना चाहिए कि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं परपेंडिकुलर से। सर परपेंडिकुलर मतलब फ्लक्स मैक्सिमम या मिनिमम या क्या? तो यार आप लोगों को वो चीज याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग ईएमआई लेसन को पढ़ते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आप लोग ने डिराइव किया है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सो इट इज बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में उसका फॉर्मूला होता है एल बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी बार क्रॉस बी बार। ईएमएफ तो स्केलर, इतना तो पता है ना। ईएमएफ स्केलर होता है क्वांटिटी, बट इधर पे तो सारे वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो तीन वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करने का, तो ये चीज है। अब हम लोग ने इसको डिराइव किया था बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको पता होगा ये कैसे आया था। नहीं भी पता होगा अगर आपको तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखना है कि बॉस इधर पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है साइन थीटा। नाउ सिंस इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो साइन 90 इज 1, वो हेड गया। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ईएमएफ का, ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल वी। तो ये एकदम झंडू सवाल था। बी का वैल्यू 1.2, लेंथ का वैल्यू 0.6 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू इज 10। ठीक है, काम खत्म। 1.2 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 12 6 72, तो 7.2 वोल्ट। ऑप्शन डी क्लियर है। अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कंडक्टिंग वायर लूप्स आर concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop is clockwise and increasing with time. The induced current in the loop is how much? Okay, chalo then let's start with the second question. सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ एक छोटा सा इमेजिनेशन का पार्ट होना चाहिए, बात खत्म। इट्स वेरी सिंपल। देखो बच्चों, आपके पास दो लूप्स है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेम प्लेन में। आई वुड रेकमेंड, आई वुड रियली रेकमेंड, अगर आप लोग 2020 का वीडियो देखोगे उसमें ऐसे सवाल अपन ने सॉल्व किए, उसमें तीन चार न्यूमेरिकल थे ऐसे वाले। ठीक है, अभी देखो एक लूप ऐसे है, ये वाला, और एक दूसरा लूप है कॉन्सेंट्रिक है, दोनों दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसे लाके रख दिया। ठीक है, द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, मतलब ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज है घड़ी के हिसाब से। अब आप लोग ने मैथ्स में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, मैथ्स में आपको पढ़ाया था कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते तो पॉजिटिव लेते और क्लॉकवाइज लेते तो नेगेटिव लेते। वो क्यों होता है? क्योंकि आप इस सर्कुलर कॉइल को एक स्क्रू के जैसे इमेजिन करो, एंड आप सोचो आप इसको ये क्लॉकवाइज में गोल घुमा रहे हो, तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नहीं समझा तो बॉटल का जो कैप होता है ना, उससे इमेजिन करो। बॉटल का जो कैप होता है उसको अगर मैं ऐसे में गोल घुमाऊंगा तो कहाँ पे जाएगा? तो बॉटल का कैप को ऐसे में गोल घुमाऊंगा तो नीचे जाएगा। इसीलिए नीचे जाना मतलब निगेटिव। ठीक है, इतना तो क्लियर रहेगा सबको। नाउ राइट हैंड का थंब रूल होता है एक्चुअली। यहाँ पे राइट हैंड का थंब रूल आपको ऐसा बोलेगा कि अगर आपने अपने चारों फिंगर्स को इसके अराउंड गोल घुमा के रखा तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। तो व्हाइट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा। ये क्लियर है? ग्रेट। अब आप सोचो, इन लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म दिया यहाँ पे एक, दैट इज, पहले तो ये तो हो गया फिर क्लॉक, तो दूसरा इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होगा? अब आप सोचो, आप लोगों के ईएमआई लेसन में हम लोग ने यही चीज पढ़ा है कि द कॉइल
tries to oppose the change, बराबर, the coil tries to oppose the change, that means ये जो outer coil है वो फ्लक्स को बढ़ा रहा है, तो ब्लू वाला कॉइल क्या ट्राई करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्लू कॉइल विल ट्राई टू नॉट इंक्रीज द फ्लक्स। ये कैसे पॉसिबल है, बाहर का अगर करंट अगर हम लोग का बढ़ रहा है बाहर का करंट, तो वैसे तो फ्लक्स बढ़ेगा, राइट। तो ब्लू कॉइल क्या करेगा, ब्लू कॉइल बोलेगा भैया आप जितना फ्लक्स बढ़ा रहे हो ना उतना मैं ऑपोजिट फ्लक्स देने लगता हूं, ऐसे झेपा। सो आई कैन से देयर इज अ फ्लक्स ऑफ द ब्लू कॉइल, अंदर वाला जो कॉइल है ना उसका भी फ्लक्स रहेगा एंड उसका फ्लक्स विल बी ऑपोजिट, ऑपोजिट टू आउटसाइड फ्लक्स। अब ये क्यों ऑपोजिट था, उसके पीछे ये रीजन था, इंक्रीज, बाहर वाले का अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये कॉइल नहीं चाहता कि फ्लक्स बढ़े, वो चाहता है फ्लक्स को सेम रखना है। तो अगर आपने फ्लक्स को 2 वेबर से बढ़ाया तो ये फ्लक्स को 2 वेबर से नीचे लाने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट फ्लक्स देके, झेपा ना, ये लॉजिक था। तो अब अगर आप लोग को यहाँ पे फ्लक्स ऐसा चाहिए तो करंट कैसे होना चाहिए, यहाँ पे जो जो इनर लूप है उसमें करंट कैसे होना चाहिए, तो वापस से राइट हैंड का थंब रूल लगा दो, राइट हैंड का थंब रूल लगा दो। अब ब्लू वाले कॉइल को देखो, ब्लू वाले को, ब्लू वाले कॉइल का फ्लक्स कहाँ पे जा रहा है, ब्लू वाले कॉइल का फ्लक्स ऊपर जा रहा है, राइट। तो ब्लू वाले कॉइल का अगर फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड का थंब रूल बनाओ, आपके 4 जो फिंगर्स है ना उसको ऐसे ये फोल्ड कर लो, देखो आपका थंब कहाँ पे जा रहा है, आई थिंक ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमको थंब को ऊपर के डायरेक्शन में डालना है, तो 4 फिंगर्स आपको बराबर से करंट का डायरेक्शन दे देंगे। ये क्लियर है क्या सबको, आई होप ये अच्छे से आगे रहेगा सबको समझ में, ठीक है। कि अगर आपका थंब ऊपर है तो 4 फिंगर्स आपको इसके डायरेक्शन में दे रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों का राइट हैंड का थंब रूल एकदम स्ट्रिक्टली यूज करते हैं, वो लोग ये यूज करते हैं कि सर जो 4 फिंगर्स होते हैं, हाँ वो बहुत सारे बच्चे का ये लॉजिक होता है कि सर जो 4 फिंगर्स होते हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलने का कि करंट बोलने का, और थंब को मैग्नेटिक फील्ड बोलने का कि करंट बोलने का। तो नॉर्मली जैसे अगर आप लोग मान लो टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो 4 फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं एंड जो थंब होता है वो करंट देता है, बराबर ना। ये लॉजिक है ना, आप लोग का ऐसा लॉजिक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग को वो लॉजिक ही यूज करने का आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करंट के डायरेक्शन में थंब रखने का है और 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखने का है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इसको फिर कैसे करना है, अब आप सोचो, अगर एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर आपको फील्ड देखो, फील्ड कहाँ पे है, फील्ड ऊपर है, तो आप आपके फिंगर्स को, ये जो अगर आपको 4 फिंगर्स है तो 4 फिंगर्स को आप लोग कैसे गोल घुमाओगे फील्ड के डायरेक्शन में बनने के लिए, आप लोग 4 फिंगर्स को ऐसे ऐसे ऊपर रखोगे, बराबर ना। तो देखो फिर थंब कहाँ पे जा रहा है, देख लो आप लोग को समझ जाएगा। तो भी लॉजिक वही रहता है, विच एवर मेथड यू चूज इट्स ऑल गुड, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली एन एडवांटेजेस पार्ट कि थंब को, ठीक है, थंब को और 4 फिंगर्स को क्या नाम देना है वो आपकी इच्छा। थंब को आप लोग करंट बता के 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, नहीं तो उल्टा भी कर सकते हो, इट्स ऑल गुड फॉर राइट हैंड का थंब। तो हेंस द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आया, मुझे इसको समराइज भी करने दो। क्या हो रहा है, जो आउटर कॉइल है, आउटर कॉइल की वजह से फ्लक्स बढ़ता है, तो जो इनर कॉइल है, द इनर कॉइल विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, हाउ, ऑपोजिट डायरेक्शन में देने के लिए, तो फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे था, ऊपर था, तो ऊपर जाने के लिए अपने को राइट हैंड का थंब रूल लगाने को पड़ गया। तो राइट हैंड के थंब रूल के हिसाब से अगर आप लोग ने अपने 4 फिंगर्स को जो हिसाब से मैंने बोला, ये मेथड या ये मेथड जो भी अच्छा लगेगा आप लोग वो चूज कर लेना, उस मेथड के हिसाब से आपको आसानी से करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an ideal step down transformer, out of the following quantities, which quantity increases in secondary coil? अब आइडियल वाले ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी है जो इंक्रीज होती है, सोचो जरा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपको इतना पता होना चाहिए, स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि द वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है। बस इतना याद रखो बच्चों, ट्रांसफार्मर का मेन मोटिव याद रखना, जैसे हम लोग को पता है ना सर्किट में एक होता है करंट और दूसरा होता है वोल्टेज, तो कौन से पे फोकस करना है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर का जो मेन टारगेट होता है वो वोल्टेज चेंज करना होता है। तो ये वर्ड जो है ना अप या डाउन, ये वर्ड वोल्टेज को डिनोट करता है कि आपके आउटपुट में वोल्टेज अप होगा या डाउन होगा।
तो आपको बोला है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, मतलब वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। ये क्लियर है सबको? अगर वोल्टेज कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होगा, ऑब्वियसली ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर वोल्टेज कम होगा तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है, विच क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो अगर आपको ये अच्छे से मालूम है तो दैट्स गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी तो गायब नहीं होने वाला है। अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है तो पूरा 100% एनर्जी ले रहा है, तो आई कैन से द पावर इन द इनपुट साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द पावर इन द आउटपुट साइड। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें यहाँ पे जितना पावर आप दे रहे हो उतने पावर इधर पे मिलना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि गायब थोड़ी हो सकता है एनर्जी। तो पावर अगर सेम है, पावर का क्या फॉर्मूला था मालूम है क्या आपको? वोल्टेज इंटू करंट, ये चीज याद रखना है। पावर इज वोल्टेज इंटू करंट। सो वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इंटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इंटू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। मेरा इच्छा ऐसा लिखना नहीं होता है, मेरा इच्छा इससे बेटर ऐसा होता है कि सर वोल्टेज इंटू करंट एंड वोल्टेज इंटू करंट सेम, मतलब आई कैन से द वोल्टेज इंटू करंट इज constant, and if voltage into current is constant, then I can say the current is inversely proportional to voltage। झेपा क्या? अगर मैं वोल्टेज को उधर भेजूं तो डिवीजन में जाएगा। सो द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब बात करते हैं अपन स्टेप डाउन का जॉब क्या होता है। स्टेप डाउन का जॉब क्या होता है? स्टेप डाउन का जॉब होता है वोल्टेज को डिक्रीज करना। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को डिक्रीज करना। अब आप बताओ, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? अरे सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो करंट बढ़ेगा, समझा? तो विच क्वांटिटी इंक्रीजेस इन द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज करंट। वोल्टेज तो ऑब्वियसली नहीं होता है, पावर तो सेम रहता है, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी का तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इनपुट साइड पे होता है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट साइड पे होता है। अगर आपको और डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे जैसे अल्टरनेटिंग आता है फिर करंट, अपन क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, अपन रेक्टिफायर यूज करते हैं, फुल वेव या हाफ वेव, याद है ना? तो वही रेक्टिफायर का आप लोग के सेमीकंडक्टर वाले लेसन में टॉपिक है, अगर आप लोग उसको रेफर कर लोगे तब आपको मिल जाएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा आता है। तो बेसिकली द फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है? फुल वेव हाफ वेव के हिसाब से वो डिपेंड करता है, बट दैट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मेटल वायर लेंथ दिया है, ईस्ट वेस्ट में रखा है, हाइट दिया है और उसको फ्रीली अपन ने गिराया, देन द करंट इंड्यूस्ड इन द वायर इज हाउ मच? अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच। ओके, चलो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है आपके लिए। अभी बच्चों आपको इतना पता है, ई है गोला। कौन सा गोला? हमारा गोला, अर्थ रे। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है सबको, ई कैसा रहता है, ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड सबको डायरेक्शन मालूम है कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट रहता है, बराबर है? सो अगर आप लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना रहे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक पोल्स एंड नकली मैग्नेटिक पोल्स को बाजू में रखो, ठीक है, वो सीन को। वायर को कैसे रखा अपने? वायर को ईस्ट वेस्ट में रखा है, ठीक है, वायर को ईस्ट वेस्ट में रखो। नाउ यू थिंक अगर मैंने इस वायर को ऊपर से नीचे गिराया, भाई ऑब्वियसली एंगल तो 90 डिग्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको डायरेक्टली बोला है कि हाउ मच इज द करंट इंड्यूस्ड इन द वायर। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर करंट के बारे में तो हम लोग ने सीखा नहीं इस लेसन में, करंट कैसे ढूंढने का? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसा मैंने 2020 के पेपर में बोला है, बेटा करंट नहीं सीखा है ना, जो सीखा है वो करो। क्या सिखाया है आपको? फैराडे बाबा ने कुछ तो सिखाया था। फैराडे बाबा ने बोला था द ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला दैट इज बी एल वी इंटू साइन थीटा। अब इधर पे हेडेक गया ना, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया बी एल वी। एक बार ईएमएफ मिल गया, फिर आपको उससे तो करंट निकाल सकते हो ना। अरे ओम्स लॉ, जब आप लोग फैराडे को भाव देते हो तो ओम को भी भाव दो। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, एंड आई गेस दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस इज गिवन।
झेपा है क्या? अब आपको सिर्फ ईएमएफ निकालना। ईएमएफ में कैसे निकालूंगा? मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, टिक मारो। लेंथ दिया है, हाँ सर 2500 लेंथ भी दी है। वी दिया है, नहीं सर वी नहीं दिया। अब आप सोचो बच्चों कि ये डेटा यूज हो गया, लेंथ का, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे यूज हो गया अपना वो आई ढूंढने के लिए, ये भी हट गया, लेंथ भी यूज कर लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर लिया, सर बी यूज कर लिया, लेंथ यूज कर लिया, रेजिस्टेंस यूज कर लिया। तो ये डेटा काहे दिया है? आप सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए ना। ई डेटा और ई डेटा काहे दिया है, काहे? द रीजन इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ओ सर सर सर, मैंने अगर उसको ऊपर से गिराया तो यू इज 0, मैंने अगर इस हाइट से गिराया तो डिस्प्लेसमेंट इज 10, और ये फ्री फॉल में गिर रहा है तो एक्सीलरेशन तो धरती का हो गया 10। अरे सर ये कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड लग रहा है। एकदम सही बात है। ये सीईटी का प्रॉपर फेवरेट मेथड ऑफ न्यूमेरिकल्स होता है। क्या देखो, मैंने आपको बोला था सीईटी में तीन चार सिर्फ टॉपिक्स को मिक्स करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स को मिक्स किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला काइनेमेटिक्स को मिक्स किया, फिर उसको यहाँ पे फिर किसके साथ मिक्स किया देखो, ओम बाबा, ओम्स लॉ से मिक्स किया, प्लस उसको फिर किससे मिक्स किया, फैराडे के ईएमआई से। तो तीन टॉपिक्स मिक्स मिक्स किए। तो लेट सॉल्व इट। सबसे पहला टॉपिक था काइनेमेटिक्स यूज करने का। यू हैव इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि फ्रीली गिरा है तो स्टार्ट अपन अज्यूम ही करेंगे 0 से है। डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, हाइट, हाइट मतलब, और एक्सीलरेशन दिया है 10। तो हाउ टू यूज इट काइनेमेटिक्स के हिसाब से? यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, v square equals to u square plus 2as. Therefore, v square equals to u 0, 2, acceleration 10, displacement 10. v square equals to 2 into 100. तो v is equals to रूट 2 into 100 का रूट 10 होता है। एक बार आपको v मिल गया, फिर v मिलने के बाद अपने को ढूंढना है एक्चुअली i। तो i का फॉर्मूला इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, बट ईएमएफ तो नहीं पता तो मैं पहले ईएमएफ निकाल देता हूँ। ये तो वैसे भी मिल गए। और अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो सबको डायरेक्टली मेन फॉर्मूला में ही डंप कर दो, सबको मेन फॉर्मूला में डंप कर दो। ये ओम्स लॉ हमको पता है, I इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन आर। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला डाल दो, बी एल वी अपॉन आर। now you have the value of magnetic field, you have the value of length, you have the value of velocity also, and you have the value of resistance. तो b का वैल्यू इज 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, लेंथ का वैल्यू इज 2500, एंड वेलोसिटी इज रूट 2 इंटू 10 जो इधर से मिला, अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 25 रूट 2। फिनिश, रूट टू फिनिश, 25 वन जा, 25 वन जा फिनिश, ये दो जीरो इधर पे फिनिश, ये एक जीरो भी इसको दे दो, 3 जीरो हो गया। 3 जीरो में से ये देखो 5 जीरो का लोन, आपका 5 का लोन चल रहा है, 3 हटा दो तो इट इज 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 एम्पियर, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 एम्पियर इज 0.02 एम्पियर। आई होप आपको सबको ये लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, इजी था सवाल बहुत। बच्चे बोलेंगे सर इजी था तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? सही बात है। आई डोंट नो ना कि कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं। कुछ बच्चों का फंडामेंटल्स प्रिपेयर हो गया होता है और कुछ बच्चों का फंडामेंटल्स नहीं हुआ होता है। तो इसलिए वी एज अ फैकल्टी हम सोचते हैं थोड़ा जाने दो यार, सबके हिसाब से पढ़ा दो। तो थोड़ा मैं स्लो ले रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट्स प्लीज, आपको टाइम स्किप्स मिल जाएंगे, सॉरी टाइम स्टैम्प्स बोलते हैं ना, ज्यादा एनिमे देख लिया। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो वो टाइम स्टैम्प्स यूज करके आप लोग भगा सकते हो न्यूमेरिकल देखने के लिए। मैं स्लो में ही बताऊंगा। अगला सवाल, a metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its end at an angular velocity of 5. If horizontal component of Earth's magnetic field is this much, then the EMF developed between the two ends of the conductor is how much? Okay. ये डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद भी दिलाने की इच्छा रखता हूँ। डेरिवेशन आप सोचो, ईएमएफ बनाने के दो तरीके थे, मैंने आपको बोला था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ईएमएफ बनाने के दो तरीके होते, एक मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, बट एक ये था ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा था रोटेशनल मोशन। अभी यहाँ पे मैं अगर इसको रोटेट करूंगा तो अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया था कि अपन ने एकदम एक छोटा सा एलिमेंट लिया था इसका, दैट एलिमेंट का लेंथ इज कॉल्ड एज dx, एंड लेट दिस एलिमेंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x।
अब ये पूरे रूम में मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन था एक छोटा सा, 2 मिनट में आपको बता दूंगा क्या ही जाता है। वैसे भी मुझे पता है 11th टू 12th जाने वाले भी स्टूडेंट्स ही देखेंगे, सबको ही देखेगा ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो घाई करके फायदा नहीं है, हर एक को समझने लायक बना। नाउ सी, इधर पे आपको इतना रियलाइज होना चाहिए बॉस कि जब हम लोग इस रॉड को गोल घुमाते हैं तो इस रॉड का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग होता है। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ओमेगा इनटू आर। तो वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करता है, तो यार रेडियस तो हर एक का अलग है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हम लोग को जो फैराडे ने ईएमएफ का फॉर्मूला बोला था, क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर एवरी पॉइंट। जो पॉइंट सबसे अंदर होता है उसका वेलोसिटी 0 होता है, जो पॉइंट सबसे बाहर होता है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर सबका वेलोसिटी अलग है तो मैं डायरेक्टली ईएमएफ लगा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ। स्मॉल एलिमेंट मतलब कि अपने को अब इंटीग्रेशन लगेगा ऑब्वियसली, यू नो व्हाट्स इन द स्टोर राइट। तो हमको एक स्मॉल एलिमेंट लगेगा, तो स्मॉल एलिमेंट का मैं लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट का मैं लेंथ लिख देता हूँ dx बस। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला रहेगा, सो इट विल बी स्मॉल ईएमएफ, क्योंकि अगर आप छोटे एलिमेंट की बात करते हो तो उस पे ईएमएफ भी छोटा रहेगा। तो ईएमएफ विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू छोटा लेंथ। अगर आप लोग स्मॉल ईएमएफ लेते हो, स्मॉल ईएमएफ, तो इधर पे भी आपको स्मॉल लेंथ आएगा, ऑब्वियसली स्मॉल ईएमएफ इज बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो डीई इज इक्वल टू बी इंटू डीएक्स, मतलब जो लेंथ होता है ना, लेंथ वो डीएक्स है, इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया रहेगा इधर पे कि एंगुलर वेलोसिटी दी है आपको 5, सो v की जगह पे ओमेगा आर लिखूंगा, तो स्मॉल आपको आपको ईएमएफ मिल जाएगा v इंटू डीएक्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ओमेगा इंटू रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो छोटा वाला एलिमेंट है वो कौन से रेडियस के सर्कल में गोल घूमेगा, सोचो जरा, बहुत आसान, एक्स के जितना। तो मैं v v का जो जो ओमेगा इंटू आर होता है, मैं ओमेगा इंटू लिख दूंगा एक्स। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। नाउ मुझे टोटल ईएमएफ निकालना है, तो टोटल ईएमएफ आपने कैसे निकालता है, इंटीग्रेट करके। तो दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx, और उसका इंटीग्रेशन में b और ओमेगा बाहर आता है क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x। बट ये x स्टार्ट कहां से हुआ यार, ये x स्टार्ट हुआ, रॉड का लेंथ 0 था, और लास्ट का जो लोकेशन है वो कितना है, रॉड का लेंथ l था, तो 0 टू l। और ये इंटीग्रेशन अपन ने किसके हिसाब से किया, dx के हिसाब से। तो टोटल ईएमएफ मिल गया आपको। तो टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला इज b एज इट इज ओमेगा एज इट इज x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाय 2, सिर्फ x की जगह पे आपने को लिखना था l, तो हाफ b ओमेगा l²। ये डेरिवेशन बता दिया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स यूज इट एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली एंड सॉल्व इट। तो आपको ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू हाफ बी l² ओमेगा, या बी ओमेगा l²। तो हाफ इंटू हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू ओमेगा इज हाउ मच 5 इंटू लेंथ का स्क्वायर, हाउ मच इज लेंथ का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इग्नोर करो। सो 1/2 इंटू 0.2 को 2 लिख दो, लोन ले लो एक 10 का, 5 हो जाएगा, -5, ऑब्वियसली छोटा नंबर था ना, इसको लोन लेने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लोन को बढ़ा दिया, इसको बड़ा बनाने के लिए, इंटू 5। 2 टूट गया, तो यू गेट आंसर 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। वोल्ट में तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट दिख रहा है, मिली से भी ज्यादा आपको छोटा है, आपको इतना पता होना चाहिए, एक माइक्रो वोल्ट इज हाउ मच, 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो इज अ स्मॉल यूनिट, वन स्मॉल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग यूनिट। तो 1 माइक्रो वोल्ट इज नथिंग बट 10⁻⁶ वोल्ट, और आई कैन से 10⁻⁶ इधर भेज दो, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻+6 माइक्रो वोल्ट। अरे जैसे नहीं क्या होता है, 1 मीटर में फिर कितना सेंटीमीटर, मीटर बड़ा यूनिट होता है ना, तो एक बड़े यूनिट में बहुत सारे छोटे यूनिट होते हैं ना, तो 1 मीटर में फिर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻+ की 10⁻⁻, वो सोचो बस, 1 मीटर में 10⁻+2 सेंटीमीटर होता है। तो वैसे ही वोल्ट आपका बड़ा यूनिट है, माइक्रो वोल्ट आपका ये छोटा यूनिट है, तो वन बिग यूनिट इक्वल्स टू मेनी स्मॉल यूनिट, आप ऐसा भी याद कर सकते हो। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁵ एज इट इज, और वोल्ट की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 वोल्ट इज हाउ मच, 10⁻⁶ माइक्रो वोल्ट। तो -5 प्लस 6 हटाएगा तो 10⁻1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 50 माइक्रो वोल्ट। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। डन। अगला सवाल,
सिक्स्थ क्वेश्चन, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट टुवर्ड्स closed circuit consisting of coil. The direction of induced current produced in it is how much? Okay, चलो लेट्स सॉल्व द सिक्स क्वेश्चन। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन वायरेक्शन की बात है। और जब डायरेक्शन का सवाल आता है तो विदाउट टीचर के फिजिकली प्रेजेंस होने से ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है ड्राइंग से। अगर मैं सामने रहता था बोर्ड पे तो आपको मैं हैंड एक्शन से बता देता था। अभी मैं बोर्ड पे नहीं हूँ, फिर भी कोशिश अवश्य करेंगे बच्चा, कोशिश अवश्य करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक कॉइल, ठीक है, ये है हम लोगों की दुनिया, ये एक्सिस हमारा, यहाँ से एक्स वाई एक्सिस देखते रहिए। हम लोग का ये 3D वर्ल्ड है, झेप रहा है क्या? ये 3D वर्ल्ड है हमारा, वो हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, ना नॉर्थ पोल अपन इसके पास लेके आ रहे हैं। अब आप सोचो, सॉरी स्किल्स थोड़े से बिगड़ गए, कोई ना, आई विल गिव माई बेस्ट, आप दुखी ना होइए। ओके, फाइनली इनर पीस, दिस इज द नॉर्थ पोल गाइस, ठीक है। नॉर्थ पोल हम लोग इसके पास लेके आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, नॉर्थ साउथ के बीच में क्या होता है। अगर आप मैग्नेट के अंदर देखते हो, ठीक है, अगर आप मैग्नेट के अंदर देखते हो तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबको पता होना चाहिए, इट इज साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर इट इज नॉर्थ से साउथ। तो अलोंग द एक्सिस ऐसा रहेगा, बाकी हर हर जगह पे धीरे धीरे ये होता जाएगा, बाहर की ओर पे निकलता जाएगा, ऐसा। तो ये सब इग्नोर करो। अभी आप सोचो, नॉर्थ पोल पास आ रहा है मतलब वो क्लोज आ रहा है, तो अगर वो क्लोज आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो व्हाट विल द कॉइल बी ट्राई टू डू? द कॉइल विल ट्राई टू इंक्रीज या डिक्रीज? द कॉइल विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, क्योंकि उसको सेम रखना है। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कैसे उसको डिक्रीज कर सकता है? बाय खुद का फ्लक्स। और खुद का फ्लक्स पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स है। अगर वो मैग्नेट बन गया, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजने लग गए, तो भैया अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे तो वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और जो भी मैग्नेट बनता है, चाहे वो असली मैग्नेट हो या नकली मैग्नेट हो, देखो ये असली मैग्नेट है, रियल मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये नकली मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी के भेजने की वजह से मैग्नेट बनता है। तो असली मैग्नेट हो या नकली मैग्नेट हो, सबका मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है वो, नो डाउट, हर एक के पास वो अधिकार होता है। सो इस असली मैग्नेट को पास लाने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से द कॉइल विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। हाउ? बाय खुद का फ्लक्स। वो खुद का फ्लक्स अब कैसे करेगा? अब आप सोचो, उसका फ्लक्स ये डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डायरेक्शन में। करंट कैसे जाना चाहिए उसके लिए? राइट हैंड का थंब रूल लगाओ। अब इसमें आप लोग इस रॉड को ऐसे पकड़ो, क्लियर है? अगर आपके चार फिंगर्स आपने ऐसे फोल्ड किए, बराबर, अगर आपके चार फिंगर्स आप लोग ने ऐसे फिर फोल्ड किए तो बराबर आपका थंब ऊपर जा रहा है। यस, काम खत्म। तो द करंट इज लाइक दिस। सुख की अनुभूति हुई? अरे होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो ना आप, आपके नेत्रों से ताकते रहिए इधर पे, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है गोल घूमता हुआ? कौन से डायरेक्शन में? अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा लोग, सामने से। तो कौन से डायरेक्शन में ये गोल आपको घूमता हुआ दिख रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? देख लो भैया, आपको समझ जाएगा। यहाँ पे 3 बजे, तो 3 से वो 12 बजने जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बट लाइक आई सेड, डजंट मैटर। सेवेंथ क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली बाद में थोड़ा सा फास्ट लूंगा, बट स्टार्टिंग में हर एक के लिए ऐसे ही होता है कि बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ये पीडीएफ देखने के लिए, पीवाई क्यूज वगैरह इसका आंसर देखने के लिए, बट देन लास्ट तक टिकते बहुत ही कम होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो से ऐसा प्रॉब्लम हो कि बच्चे सिर्फ स्टार्टिंग के, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। ओके चलिए, कॉल आ गया था ऑफिस से। खैर, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसमें ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में कौन कौन से कीवर्ड दिख रहे हैं कंपेयर करने के लिए?
करंट करंट ज्यादा है कि कम, मतलब कि करंट से रिलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न से रिलेट करना है, वोल्टेज से रिलेट करना है और वापस से करंट से रिलेट करना है। ओ ओ, इसको तो भैया पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। करंट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे दिया कि करंट इन द प्राइमरी इज मोर देन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड सिंस ये सीटी है, दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन राइट रहेगा और एक रॉन्ग रहेगा, और एक राइट रहेगा तो बाकी सब तो रॉन्ग रहेंगे ऑब्वियसली। तो पहले मैं करंट के लिए चेक करता हूँ। अब आप देखो, मैंने आपको स्टेप अप बोला है। स्टेप अप, ट्रांसफार्मर का मेन मोटिव क्या होता है? वोल्टेज को इफेक्ट करता है कि करंट को? मतलब याद रखने के हिसाब से, मैं स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर का जॉब क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जॉब होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो ट्रांसफार्मर का जॉब अगर वोल्टेज को रेगुलेट करना है, तो ये कौन सा वाला है ट्रांसफार्मर? अप 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 इन दी एयर। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना। तो अगर वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल बढ़ रहा है, वो कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल बढ़ता है। और अकॉर्डिंग टू पावर, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। सर बट द पावर शुड नॉट चेंज ना, द पावर शुड बी कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जो रिलेशन वोल्टेज का होता है उसका ऑपोजिट करंट का होता है। सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ रहा है, तो द सेकेंडरी का करंट शुड बी लेस। देखा? तो अगर सेकेंडरी का करंट इज लेस, तो कहाँ का करंट विल बी मोर? प्राइमरी का करंट विल बी मोर। तो प्राइमरी का करंट इज मोर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर राइट है अगर, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग रहेगा। और भैया अगर एक ऑप्शन राइट है, तो बी और सी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये एक्चुअली दूसरे लेसन का सवाल है। आपको भी रियलाइज हुआ रहेगा अचानक से, शायद से रॉन्ग जगह पे पोस्ट हो गया, बट ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे भी बता सकते हैं। नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को, ये वाले पार्ट को। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोइलेस टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल ड्रॉप। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज हाउ मच? ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, बट खैर मुझे अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट फॉर्मूला से बताना। अब आप इतना देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर दो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, दो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, ये दोनों ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप अगर फिर बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर छोटे ड्रॉप का रेडियस इज आर, यहाँ पे अभी इन लोग का लेटर क्यों यूज करते हैं अपन? इन लोग का लेटर यूज मत करो, यहाँ पे वैसे भी नंबर्स का रिलेशन। मैं लिख देता हूँ स्मॉल, स्मॉल का रेडियस आर, बड़े का रेडियस में लिख देता हूँ कैपिटल आर। तो हम लोग लॉजिक क्या यूज करते हैं यहाँ पे? हम लोग वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स उतने मॉलिक्यूल्स इसमें रहेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप will be is equals to वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, कितने ड्रॉप है? एक ही है, तो 1 into 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू, स्मॉल ड्रॉपलेट दो है तो 2 into 4/3 into पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई गया, तो आपको इधर पे मिला आर क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 into स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 into स्मॉल आर, मतलब कि 2⁻⁻⁰। यहां तक तो समझ में आ गया आपको? अभी रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, मतलब आपको बिफोर बोला है ये, ठीक है, एनर्जी बिफोर। अब एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है टेंशन इनटू एरिया। अब यहाँ पे टेंशन तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो आई कैन से द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ये जो एरिया है वो फ्री सरफेस एरिया, बाहर वाला, ये बाहर वाला। तो यहाँ पे बिफोर वाले में क्या आएगा? बिफोर वाले में एनर्जी आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कितने एरिया है? दो सरफेसेस, दो है ना, तो 2 into, बराबर 2 into 4 पाई आर स्क्वायर। और एनर्जी आफ्टर वाले में क्या रहेगा? एनर्जी आफ्टर वाले में, तो एनर्जी आफ्टर वाले में इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो अकेला है, अकेला इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई उड़ा दो, एंड नाउ जस्ट टेक द रेशियो एनर्जी बिफोर बाय द एनर्जी आफ्टर
विल बी इक्वल्स टू, ऊपर 2 था इंटू स्मॉल आर स्क्वायर था, नीचे क्या है, नीचे 1 है और कैपिटल आर स्क्वायर है, बट कैपिटल आर इज हाउ मच, 2 रेज टू 1/3। तो अगर कैपिटल आर ये है तो आर स्क्वायर क्या होगा, 2 रेज टू 2/3 होगा। तो इधर पे आर स्क्वायर की जगह ना लिख के क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 2/3 इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर तो हट जाएगा, वैसे स्मॉल आर हट जाएगा। तो क्या बचा, 2/2 रेज टू 2/3 विच इज नथिंग बट 2 रेज टू 1/2 रेज टू 2/3। a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. So 2 raised to 1 minus 2/3 is to 1, which is 2 raised to 1/3 is to 1। नहीं समझा, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो, ये सब मेथड मेरा मेरा ये प्रेफरेंस नहीं रहता है, मेरा मेथड ऐसा नहीं रहता है प्रेफरेंस का। मेरा जो प्रेफरेंस है वो बड़ा आसान है। माय प्रेफरेंस इज प्रोपोर्शनैलिटी, वो मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ मैं प्रोपोर्शनैलिटी लिखता हूँ और डायरेक्ट निकालता हूँ आंसर। अभी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। ये सबसे पहला पार्ट क्लियर है। उसके बाद मैंने अभी आपको बोला कि एनर्जी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, और जितने भी ड्रॉप है वो लेना है, जितने भी ड्रॉप है। तो आप बोल सकते हो दी एनर्जी बिफोर डिवाइडेड बाय द एनर्जी आफ्टर विल बी, बिफोर में 2 ड्रॉप्स थे, 2 ड्रॉप्स, तो 2 ड्रॉप्स इंटू आर स्क्वायर बिफोर का, अपॉन नीचे 1 ड्रॉप है तो 1 ड्रॉप इंटू आर स्क्वायर। समझा? हाँ, मतलब एन ड्रॉपलेट्स लेते हैं अपन यहाँ पे, एन ड्रॉपलेट्स। तो मैं वैल्यू भी नहीं लिखता, मैं नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इज एन, तो इट इज एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। बट कैपिटल आर इज हाउ मच, if capital R is n raised to 1/3 of small r, तो capital R square is n raised to 2/3 of small r square, n raised to 2/3। तो कैपिटल R square ना लिख के मैं क्या लिखूंगा नीचे, नीचे क्या लिखूंगा, कैपिटल R ना लिख के n raised to 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर ये गया n raised to 1 अपॉन n raised to 2/3, तो इट इज n raised to 1 का मतलब कि 3/3 होता है बे, n raised to 3/3 by n raised to 2/3, तो 3/3 by 2/3 भाई सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, माइनस करने का रहता है, n raised to 1/3 होता है, इसलिए 2 raised to 1/3 is to 1। समझा? ऑप्शन नंबर सी। माय गॉड, ये सब क्वेश्चन मिस्टेक में आ गया, चलो ठीक है, नहीं आ रहा था तो बेटर होता था, बट कोई ना। 9th क्वेश्चन, 9th सवाल। भाई क्या हो गया इसको, हाँ okay, a coil of radius small r is placed on another coil whose radius is capital R and the current flowing through it is changing so that their centers coincide. If both the coils are coplanar, then the mutual induction between them is proportional. My God, ये बच्चों प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्लीज रेफर 2020 का पेपर, मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिया है 2020 में, मैंने बहुत सुंदरता पूर्वक बताया है, ठीक है। उसमें ऐसा था कि अगर आपके पास एक बाहर का कॉइल है, मान लो ये वाला बाहर का कॉइल, बाहर का कॉइल का रेडियस इज कैपिटल आर, और आपके पास एक अंदर का कॉइल है, अंदर का कॉइल, तो अंदर के कॉइल का रेडियस इज स्मॉल आर। हम लोग यहाँ पे करंट भेज रहे बाहर वाले कॉइल से, देखो ना इधर, हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड करंट फ्लोइंग इट इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर में करंट है, कोई भी डायरेक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए नहीं पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह का हेडेक वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्शन नहीं पूछी। अभी आपको मान लो कि यहाँ पे करंट है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो करंट पास होता है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे, ये पूरे में से जा रहा है, बट आपको कौन से फील्ड से मतलब है, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन विच फ्लक्स, यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद दिस कॉइल, बस यू आर ओनली इंटरेस्टेड विद द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए जरा, द फ्लक्स लिंक्ड है, हाँ, क्योंकि मुझे टोटल फ्लक्स से मतलब नहीं, मुझे ये जानना है कि स्मॉल आर पे कितना इंडक्शन होगा, तो कैपिटल आर का टोटल फ्लक्स मत देखो, बस वो फ्लक्स देखो जो इससे लिंक है। तो फ्लक्स लिंक विथ स्मॉल वाला सर्कल विल बी इक्वल्स टू, आपको पहले तो ये वाला लॉजिक, फ्लक्स इज इक्वल्स टू m इंटू आई, ये क्लियर है। फ्लक्स लिंक्ड विथ द स्मॉल कॉइल विल बी इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन इंटू आई, एंड व्हाट इज दिस आई,
दिस इज आई ऑफ द रीजन, मतलब कि जहां पे है करंट, ऑब्वियसली आर में है। सो नाउ इससे मुझे m का फॉर्मूला आएगा, m विल बी इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट। m इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय करंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स होता तो अलग सीन हो जाता। नाउ गाइस, मैं किसका मैग्नेटिक फील्ड लूं, मैं किसका एरिया लूं, और मैं करंट किसका लूं। करंट का तो हेडेक नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसका, पहले ये बताओ, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे लिंक हो गया है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच कॉइल, बड़ा वाला कॉइल। तो बड़े वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह तो वो सब बाजू में रखो इधर। यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये पता है। अब मेरा सवाल खाली ये है कि ये जो बी था वो किसकी वजह से था, स्मॉल वाले लूप की वजह से कि बिग वाले, तो बिग वाले लूप की वजह से। तो इट इज म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू रेडियस, कौन सा रेडियस, बड़ा वाला, ये क्लियर है, बी का वैल्यू इनटू एरिया, कौन सा एरिया, अरे यार मुझे सिर्फ छोटे वाले एरिया से मतलब है कि छोटे एरिया से कितने लाइंस गए। तो छोटे एरिया से कितने लाइंस गए के लिए व्हाट आई विल टेक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द बिग कॉइल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, क्योंकि मुझे बस इसके फ्लक्स से मतलब है ना, बाकी दुनिया जहां से क्या लेना देना। तो अगर छोटे फिर कॉइल का एरिया चाहिए तो छोटे कॉइल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये बी हो गया, ये ए हो गया, और नीचे हो गया आई। आई आई उड़ा दो क्या आता है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2r। बच्चों इसी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स होता था तो फिर अलग सिनारियो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स में b के वजह से भी एक n बढ़ जाता है, और एरिया की वजह से भी एक n बढ़ जाता है, तो n स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स हटा दो तो यू गेट द रिलेशन आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, ठीक है, आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, तो आपका आंसर आपके सामने, सॉरी आर स्क्वायर बाय बिग आर, माय बैड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है कौन सा है कौन सा है, 10। ओके, अगेन जब आप लोग ये देखोगे तो लगेगा सर ये डिफिकल्ट है, क्योंकि लेटर्स ऐसे दिख रहे जो हम लोग ने फॉर्मूलाज में नहीं पढ़े, बट कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का ट्रिक सीख लो पहले कि कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच किया जाता है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला चीज, आपको डेटा को पकड़ो, डेटा देखो क्या है, वायर का लेंथ दिया है, ओके, रेजिस्टेंस दिया है, ओके, हाइट दिया है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, द करंट इन द वायर इज हाउ मच। सबसे पहला चीज आपको यहां से चालू करना है कि हम लोग ने यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा है, और ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा है, बी एल वी। आपको ईएमएफ नहीं पूछा, आपको पूछा है आई, करंट। तो करंट के लिए लॉजिक सबको पता है, आई इक्वल्स टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो आई विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और ईएमएफ का फॉर्मूला पे डाल दो। तो आई विल बी, ईएमएफ की जगह पे मैं उसका फॉर्मूला डालूंगा, दैट इज बी एल वी अपॉन नीचे का आर एज इट इज। ठीक है, अब इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेटर तो दिया है, लेंथ पता है, लेटर तो दिया है, वेलोसिटी पता है, लेटर तो नहीं दिया, रेजिस्टेंस पता है, लेटर तो दिया है। अब वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, अरे फ्री फॉल, काइनेमेटिक्स डायरेक्ट याद करने का, ऊपर से नीचे गिरा है ना तो काइनेमेटिक्स लगाने का डायरेक्टली, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऊपर से गिरा है फ्री फॉल में तो यू को जीरो अज्यूम करो, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इज g इंटू हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, हाइट l, हाइट l दी है, अच्छा वायर का लेंथ कैपिटल L है बट हाइट दी है स्मॉल l, तो यहाँ पे स्मॉल l आएगा, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl, फिर वेलोसिटी मिल गया। और इनटू यहाँ पे क्या था, लेंथ वाला, लेंथ वो रॉड का लेंथ अलग है, तो करंट का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, रेजिस्टेंस एज इट इज इनटू वेलोसिटी, हाउ मच इज वेलोसिटी, रूट 2gl। देख लो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन, a circular coil of radius r has n turns of a wire, the coefficient of self induction of the coil will be how much। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। अब मैंने आपको ये वापस से 2020 के पेपर में भी आया था ऐसा वाला ही सवाल से, वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। देखो भाई, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये पता है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, देयरफॉर एल इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, फ्लक्स बाय करंट। कितना क्लियर है, हाँ।
नाउ एक सर्कुलर कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न से, आपको इतना पता होना चाहिए एल का फॉर्मूला फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय करंट। इस फॉर्मूले में दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द टोटल एरिया, एंड वो कैसे मिलता है, बड़ा सिंपल है। अगर एक टर्न होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन टर्न आता, यहाँ पे एरिया भी एक टर्न आता। अगर दो टर्न्स होते, दो टर्न्स, तो इधर पे क्या आता है, टू इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन कॉइल इंटू टू इंटू एरिया ऑफ वन कॉइल। झेप रहा है क्या तुमको ये लॉजिक? अगर एक टर्न होता तो एक ही फील्ड होता और एक ही एरिया होता, दो टर्न होते तो दो इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू दो इंटू एरिया, मतलब कि चार, दो इंटू दो। वैसे अगर तीन टर्न्स होते तो थ्री इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इंटू थ्री इंटू एरिया ऑफ वन अपॉन आई। तो मतलब कि बेसिकली एन स्क्वायर से रिलेट हो रहा है ना, आपको स्क्वायर से रिलेट हो रहा है, तो वही लॉजिक आपको पता होना चाहिए। एल इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टर्न इंटू द टोटल एरिया इज नंबर ऑफ कॉइल्स इंटू द एरिया ऑफ वन कॉइल। यहां तक समझा, अपॉन आई। तो ये तो एकदम फिर क्लियर। तो एल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अलग से, फील्ड इंटू ए फील्ड इंटू एरिया अपॉन करंट। अब फील्ड का क्या फॉर्मूला है, फील्ड का क्या फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए भैया। फील्ड का क्या फॉर्मूला है, फील्ड का फॉर्मूला अगर आप लोग नोटिस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर कॉइल का क्या था फॉर्मूला आपके सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बाय एल, पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दैट मीन्स कि बी के लिए अपने को एक नंबर इसमें देना ही पड़ेगा। ये जो था ना एन स्क्वायर वाला, ये एन स्क्वायर कहाँ से आया, एक एन और एक बी से आया था, ये एक एन एक बी से आया था ना, तो यहाँ पे एन इसके साथ ही रख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई विच इज म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसीलिए विच इज टोटल टर्न्स बाय लेंथ। यहाँ तक तो समझा है, ये बी का फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, ये ना लेके, ये ना लेके बी का एज इट इज रखता हूँ, बी का एज इट इज रखता हूँ, सिर्फ ये वाला एन एक अलग से रख देता हूँ। यहां तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है, यहां तक तो इजी है। नाउ एल इज इक्वल्स टू, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ये क्लियर है। सोलेनॉइड है ना ये, अगर सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स है मतलब सोलेनॉइड है, एक टर्न मतलब एक कॉइल, बहुत सारे टर्न्स रहेंगे तो सोलेनॉइड होएगा। तो डायरेक्टली बी का फॉर्मूला इज सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई इंटू एन इंटू एरिया ऑफ एक कॉइल अपॉन आई, आई आए तो उड़ा दो। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, एल का फॉर्मूला आएगा अभी, ध्यान से देखिएगा, नीचे एक टू आर वाला टर्म याद है आपको, क्या होता है टू आर वाला टर्म, म्यू नॉट आई बाय टू आर होता है सर्कुलर वाले कॉइल का। सेम लॉजिक इधर पे लगाने का, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप लोग नोटिस करोगे दिस स्मॉल एन, व्हाट इज दिस स्मॉल एन बच्चों, सोलेनॉइड का फॉर्मूला याद रखो, सोलेनॉइड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, बराबर, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय द टोटल लेंथ। एंड लेंथ कितना होता है, ठीक है, लेंथ कितना होता है, तो उसमें आपका रेडियस वाला टर्म आ जाता है लेंथ में, कि कॉइल का लेंथ कितना है, उसमें टू पाई आर में रेडियस आ जाता है ना, ये वाला टू पाई आर वाले में, तो इसमें रेडियस वाला टर्म आ जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आता है और रेडियस वाला भी आता है। और यही चीज सोलेनॉइड ना लेके अगर आप सर्कल लोगे, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर कॉइल, दैट इज म्यू नॉट आई बाय टू आर। तो या तो आप सोलेनॉइड के लॉजिक से जा सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, या तो सोलेनॉइड के लॉजिक से जा सकते हो, नहीं तो सर्कल के लॉजिक से जा सकते हो, दैट इज एक कॉइल का म्यू नॉट आई बाय टू आर। जो मेथड अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं सोलेनॉइड के मेथड से बता रहा हूँ, तो इट इज म्यू नॉट एज इट इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू एरिया, एरिया का क्या फॉर्म आता है, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू कैपिटल एन इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, म्यू नॉट एज इट इज कैपिटल एन एज इट इज, लेंथ का फॉर्मूला टू पाई आर, क्योंकि वो सर्कल होता है, यहाँ पे ये सर्कल है ना, लेंथ इज टू पाई इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर अब मैंने एक पाई एक आर उड़ा दिया तो क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाय टू, पाई भी क्या,
पाई 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 वाला टर्म लेंथ के टर्म्स में पाई नहीं, पाई आएगा एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, ये पाई वाला टर्म जो इशू आया ना, वो पाई वाला टर्म इसकी वजह से है क्योंकि इसको अपन सर्कुलर कॉइल लेके सॉल्व करना चाहिए अपन ने। तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। L इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय करंट, ये क्लियर है? ठीक है, L इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय करंट। फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड टोटल इनटू एरिया टोटल बाय करंट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर एक कॉइल होता तो एक कॉइल का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 2r। ये क्लियर है? म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू, बट नंबर ऑफ टर्न्स इज n। वैसे एरिया का फॉर्मूला, पाई इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये एक का था, नंबर ऑफ टर्न्स इज n। नीचे क्या था? नीचे था करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 2r। तो डायरेक्टली मैंने बी की जगह पे म्यू नॉट आई बाय 2r लिख दिया डायरेक्टली। बट ये एक कॉइल का था, एक टर्न का। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो यहाँ पे कैपिटल n आ जाएगा। वैसे ही एरिया, एक कॉइल का एरिया स्क्वायर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे n तो n आ जाएगा। नीचे आ जाएगा I, करंट आई आई उड़ गया। सो इसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट n इंटू एन बिकम्स n स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे 2r, एक आर कैंसल, L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाय 2। छिपा है एन स्क्वायर एक ही जगह पे, ये वाला। और यही चीज मैं आपको इसके पहले वाले में बोल रहा था, आप लोग इसको सोलेनॉइड के लॉजिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसमें स्मॉल एन याद रखना, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो चीज आपको एक चेंज करना पड़ेगा खाली, बाकी सब कुछ इट विल बी एंटायरली सेम। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 12th one. A wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 meter per second perpendicular to its length. Homogeneous magnetic field. This was the end of the wire joined to a resistance. The rate at which the work done. Blah blah blah. Keywords कौन से? चलो इसको अपन सेक्शन बना के सॉल्व करेंगे अच्छे से। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को पकड़ो। कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये सवाल की, क्या पूछ रहे? रेट ऑफ वर्क, रेट एट विच वर्क इज डन। ओके, अगर आप नोटिस करोगे रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज रेट ऑफ वर्क डन? वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्क डन पर यूनिट टाइम का अपन बोलते हैं पावर। और पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर के तीन फॉर्मूले थे याद करने के लिए, एक v इंटू आई बराबर एक आई स्क्वायर आर, और एक वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपके पास रेजिस्टेंस देखो दिया है, यस, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली यूज हो सकता है, अच्छी बात है। दूसरा सबसे आसान चीज क्या होता है ये लेसन में ढूंढना? सबसे आसान चीज होता है ये लेसन में ढूंढना ईएमएफ। तो मैं वोल्टेज आसानी से ढूंढ सकता हूँ, तो वोल्टेज ढूंढ सकता हूँ, रेजिस्टेंस मेरे पास दी है, तो आई थिंक दिस फॉर्मूला इज मच बेटर, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे आएगा ई स्क्वायर बाय आर। अब ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला, यहाँ पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, दिस इज नॉट एक्सीलरेटेड मोशन, वो फ्री फॉल वाला थोड़ी है ये। दिस इज नॉट फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल होता तो फिर वो काइनेमेटिक्स लगाना पड़ता जो अपन ने इस पहले सॉल्व किया। यहाँ पे वो सब हेडेक नहीं है। तो इधर पे कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली ईएमएफ का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ? बी एल वी, और अपना साइन थीटा, और साइन थीटा और ये परपेंडिकुलर दिया तो उसका भी हेडेक नहीं। तो ईएमएफ इक्वल्स टू बीएलवी, तो ई का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, लेंथ का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इनटू अपना वेलोसिटी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो वेलोसिटी 2 दिया ना, 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस कितना दिया? 6। समझा? 0.25 इंटू 4 क्या होता है? 1, तो इट इज 1/6। झंडू सवाल था, आसानी से आंसर आ गया। अगला न्यूमेरिकल, अरे वाह, ग्रेविटेशन भी आ जाता है इसमें। एस्केप वेलोसिटी कैसे आ गई इसमें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पे तो पढ़ने के लिए आए।
तो हर एक सवाल ही सॉल्व कर लेंगे, क्या दुख है जीवन में। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको रेशियो टाइप बताऊंगा और दूसरा फिर मैं मेरा मेथड बताऊंगा जो प्रेफर्ड रखता है। सबसे पहले रेशियो टाइप देखिए जरा, मैं दो टीम्स बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है, दो टीम्स। यहाँ पे मैं पहला टीम बनाता हूँ प्लैनेट का, और यहाँ पे मैं दूसरा टीम बना देता हूँ अर्थ का। आपको डेटा देखो तो क्या दिया है, बोला है मास ऑफ द प्लैनेट, द मास ऑफ द प्लैनेट इज हाउ मच टाइम्स, 6 times एज दैट ऑफ अर्थ, मतलब 6 into मास ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज हाउ मच, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस, मास इज 6 times, रेडियस इज ट्वाइस, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 times द रेडियस ऑफ अर्थ। और आपको ढूंढने को क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एज कंपेयर टू अर्थ। धरती का एस्केप वेलोसिटी वीई है, तो इसका फिर कितना होगा, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2gm/r। कांस्टेंट्स क्या है इसमें, 2 और g तो कांस्टेंट है, तो द एस्केप वेलोसिटी बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास बाय रेडियस, ठीक है। मतलब एस्केप वेलोसिटी और मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एस्केप वेलोसिटी और रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों भी रूट में। तो आई विल राइट डाउन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, अपॉन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी, देखते रहिए, वेलोसिटी और मास में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऊपर है तो मास ऑफ द प्लैनेट भी ऊपर आएगा, वेलोसिटी ऑफ अर्थ नीचे है तो मास ऑफ अर्थ भी नीचे आएगा, बराबर। इनटू रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और रेडियस उल्टा रिलेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऊपर है ना, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट नीचे आएगा, और वेलोसिटी ऑफ अर्थ नीचे है तो रेडियस ऑफ द अर्थ ऊपर आएगा। बट दोनों भी रूट में थे, देखा जाए तो दोनों भी रूट में थे, तो मैं दोनों को रूट में दे देता हूं। अब खाली अपने को इसको चेंज करना है। मास ऑफ द प्लैनेट इज हाउ मच, मास ऑफ द प्लैनेट इज 6 times, मास ऑफ द प्लैनेट इज 6 times मास ऑफ अर्थ, नीचे मास ऑफ अर्थ एज इट इज, इनटू radius of earth as it is, radius of planet is how much, radius of planet is 2 times radius of earth, 2 re, radius of planet is 2 times radius of re उड़ गया 6/2 रूट ऑफ 3, काम खत्म। बट स्टिल ये प्रेफर नहीं करने का, क्यों ये प्रेफर नहीं करने का, हाँ, खैर आपकी इच्छा, आप लोग ये कर सकते हो। मेरा जो प्रेफरेंस है वो क्या है, देखो, मेरा प्रेफरेंस इतना है कि मुझे इतना दिख रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाय r, ये क्लियर है, ठीक है। अब मतलब अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, मुझे इतना तो क्लियर है, मैं इसको दो पार्ट में याद रख सकता हूँ। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रेडियस, ठीक है। अभी आप सोचो प्लैनेट का मास कितना है, मास ऑफ द प्लैनेट इज मोर, मास ऑफ द प्लैनेट इज मोर बाय हाउ मच टाइम, 6 times। तो वेलोसिटी विल आल्सो बी मोर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको भी मैं क्या डालूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 6, सीधा सीधा, देखो हेडेक ही नहीं। वैसे ही radius of the planet is more careless, radius of the planet is more, radius of the planet is more how much time, 2 times, so velocity will be less, yes, ये लॉजिक है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो अगर रेडियस बढ़ रहा है प्लेनेट का तो उसका वेलोसिटी कम होगा, कितने से कम होगा, √1/2 से, खत्म। मतलब रेडियस अगर डबल था तो वेलोसिटी इज 1/2 है, और उसका रूट, दोनों को मिक्स कर दो, मतलब एक केस में वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है इसलिए इंटू 6 कर दिया, एक केस में वेलोसिटी कम हो रहा है इसलिए इंटू √1/2 कर दिया, तो दोनों को मिक्स कर दो, तो रूट ऑफ 6 × 1/2 √3। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कैसा है, ना रेशियो लेने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्टली याद रखने का, मास बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, रेडियस आपका डबल होगा तो वेलोसिटी हाफ होगा, मास अगर 6 गुना होगा तो वेलोसिटी अपना 6 गुना होगा, दोनों को रूट में ले लो, आंसर आ गया इजीली। अगला सवाल, two concentric coplanar loops of radius r1 and r2 respectively carry currents i1 and i2 in opposite direction, one clockwise, one anti-clockwise. The magnetic induction at the center of the loop is half due to I1 alone. At the center, if R2 equals to R1, then value this. Okay. ठीक है. This will require some calculations. Might be समय भी जा सकता है, but who knows? चलो, let's see.
लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बच्चों। यहाँ पे दो लूप्स है, एक रेडियस R1 एंड R2। R2 का जो रेडियस है, ये सबसे आपका पहला डेटा पकड़ो। R2 का जो रेडियस है वो डबल है, ठीक है। R2 का रेडियस डबल है R1 के हिसाब से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले दो लूप्स बना देता हूँ। सबसे पहले बड़ा वाला लूप, ठीक है, दिस इज R2। उसके बाद छोटा वाला लूप, दिस इज R1। नाउ दोनों के करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक। अब आप सोचो, मान लो R2 में एंटी क्लॉक है, अगर एंटी क्लॉक, तो राइट हैंड का थंब रूल, नहीं तो आप लोग ने मैथ्स में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव देते, तो क्यों पॉजिटिव देते, ऊपर जाएगा वो। इसको वो स्क्रू, अपना वो स्क्रू के जैसे इमेजिन करो, गोल ऐसे घूम रहा है ना, तो स्क्रू ऊपर जाएगा, बराबर। तो आई कैन से कि द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द R2 वायर विल बी ऊपर। ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड वायर। वैसे ही जो पहला वाला वायर है उसमें जो करंट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मान लो कि क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज हम लोग का नेगेटिव एंगल होता है, तो इसको इमेजिन करो, ये अगर ऐसे गोल घूमेगा तो कहाँ पे जाएगा, सोचो। ये स्क्रू को अगर मैं ऐसे गोल घुमाऊंगा तो स्क्रू नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्क्रू नीचे जाएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, दैट विल बी B1। सो जब आप लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दोनों का सबट्रैक्शन। अब मुझे नहीं पता कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, तो मैं मॉड में लिखूंगा, मॉड में B1 माइनस B2। मैं, मुझे नहीं पता कि बड़ा कौन सा है, अब आपको क्या लग रहा है कि बड़ा फिर कौन सा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोचो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज इन द अपना सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट I बाय 2R। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट आल्सो, बट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आल्सो। तो वी डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन। यहाँ पे एक चीज दिया है खाली, रेडियस आपके सेकंड का बड़ा है, नो डाउट, सेकंड का रेडियस बड़ा है। मैं बोल सकता हूँ द रेडियस ऑफ द सेकंड कॉइल इज मोर than radius of the first coil. So magnetic field of the second coil will be less than the magnetic field of the first coil. But this is not necessary. This is not necessary. Why this is not necessary? I अगर 100 टाइम्स फिर बड़ा हो गया तो सोचो ना, करंट अगर सेकंड कॉइल का 100 टाइम्स बड़ा हो गया तो फिर तो सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा। तो वी डोंट नो, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑप्शन पे सॉल्व करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दोनों का सबट्रैक्शन, बट इन्होंने एक चीज दिया है। क्या दिया है? ये सेंटेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। The magnetic induction at the center of the loop is half due to I1 alone. Very important. मतलब इन लोग ने बोला है कि the net magnetic field, net magnetic field, the net magnetic field at the center is half as that of I1. तो B net is half of B1। जो फर्स्ट कॉइल था ना उसकी वजह से उसका हाफ है, तो B net ना लिखे क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ B1 will be equals to mod of B1 minus B2। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो B1 बड़ा हो सकता है या तो B2 बड़ा हो सकता है। तो मैं दोनों भी केसेस से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। नो प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व। ये तो क्लियर है ना इतना, तो मैं दोनों भी केसेस से सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज हाफ B1 विल बी इक्वल्स टू, अगर ये केस में B1 आपका बड़ा है, मान लो ये फर्स्ट केस जो था हम लोग का, केस 1, कहाँ पे जगह है यार केस 1 लिखने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इतना समझ जाना चाहिए। केस 1 क्या है, मैंने B1 को बढ़ा लिया, B1 मोर देन B2। एंड केस 2, B1 लेस देन B2 या B2 इज मोर देन B1, जो भी है, ठीक है। तो दोनों भी केसेस, तो देखो हाफ B1 इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, नहीं तो नहीं तो हाफ B1 इक्वल्स टू B2 माइनस B1, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है, मैं B2 इधर भेज देता हूँ, हाफ B1 इधर भेज देता हूँ, तो माइनस B2 इधर आके प्लस B2 हो जाएगा, तो B2 इक्वल्स टू B1 माइनस हाफ B1, B2 इक्वल्स टू B1 माइनस हाफ B1, या B2 इज इक्वल्स टू हाफ B1, एक ही ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो B1 इधर भेज देता हूँ, तो दिस इज हाफ B1 प्लस B1 विल बी इक्वल्स टू B2, तो 3/2 B1 विल बी इक्वल्स टू B2, यही हो सकता है। आपको क्या पूछा इधर पे, 2/1 पूछा है, I2/1, तो B2/B1 लेना ना, तो मैं B1 इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू B2/B1, और यहाँ पे B1 इधर भेज दो, तो B2/B1 विल बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक क्लियर है सबको? दो ऑप्शन था, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
क्यों इसको सॉल्व करता हूँ पता है क्या? क्योंकि इधर पे मुझको वो 3 नंबर नहीं दिख रहा, ऑप्शन में ये 3 नहीं दिख रहा है, तो ये केस वैसे हटाना पड़ेगा। खैर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना, म्यू नॉट आई बाय 2, और इसमें से कांस्टेंट्स क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, मत लिखो, रेशियो लेने में वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली दिखेगा b2 बाय v1 क्या आएगा? b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मुझे बताओ, b2 बाय b1 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ इंस्टेड? b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो b2 ऊपर है तो i2 भी ऊपर आएगा, b1 नीचे है तो i1 भी नीचे आएगा। और रेडियस का रिलेशन तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस उल्टा रिलेशन, तो b2 ऊपर है तो r2 नीचे आएगा, b1 नीचे है तो r1 ऊपर आएगा। और इनका रेशियो आपको दिया है कितना, 1:2 आया ना अपना, b2 बाय b1 इज 1:2। अब बस यहाँ पे r2 आपको पुट करना था, बस ये r2, सिर्फ r2 आपको यहाँ पे आके पुट करना है इधर पे। So how much is R2? 2R1. So this will be I2 by I1 into R1 as it is. How much is R2? 2R1 will be equals to 1 by 2. R1 R1 उड़ गया, 2 2 उड़ गया, तो क्या बचा? I2 by I1 is 1. तो आंसर इज 1। अगर आप लोग इससे सॉल्व करते थे ये वाले से, तो क्या आता था? इधर आता था B2 by B1 was equals to 3 by 2। B2 by B1 ना लिख के क्या लिखूंगा? I2 by I1 into R1 by R2, क्योंकि उल्टा रिलेशन विल बी इक्वल्स टू, तो ये 3 by 2, तो I2 by I1 will be equals to R1 as it is, R2 is how much? 2R1, 2R1 will be equals to 3 by 2, R1 R1 2 2 उड़ गया, तो 3:1 आता था, वो ऑप्शन में नहीं दिया। अगला सवाल, कितने न्यूमेरिकल से इसमें भाई? ओ वो 26 क्वेश्चन है। चलो, इट्स टाइम टू इंक्रीज द स्पीड, गॉड स्पीड। 26 से अपना 14 हुआ है, वाह, 12 बाकी है। एंड मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे से हो ही गया रहेगा, आई गेस 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया रहेगा। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये सवाल, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है और रेजिस्टेंस दिया है और आपको टाइम दिया, आपको क्या निकालने बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, भले वर्ड नहीं दिख रहा है बट ऑप्शन देखो, करंट निकालना है। तो पहले ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है ईएमएफ? डी फाई बाई डी टी, फैराडे के हिसाब से। तो इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, हाउ मच इज फ्लक्स? फ्लक्स इज पाई टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म पाई टी स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला टर्म 60 प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0। सो ईएमएफ विल बी, 5 को बाहर निकालो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t, माइनस 6 को बाहर निकालो, टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो ईएमएफ इज 10t माइनस 6, बट टी दिया है तुमको शायद, टी 0.2, तो ईएमएफ इज 10 इंटू 0.2 माइनस 6, तो ईएमएफ इज 2 माइनस 6, तो ईएमएफ इज -4। एंड ऑब्वियसली आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे माइनस डी फाइव डी होता है, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ईएमएफ दिख रहा है कहीं पे? नहीं, आपको ढूंढना है आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ इज 4 एंड रेजिस्टेंस इज 20, तो 4 बाय 20, 1 बाय 5, 0.2 एम्पियर। ये आंसर है, झेपा क्या? अगला सवाल, a step down transformer is used to reduce the main supply from V1 to V2. The primary coil draws the current of I1 and the secondary coil draws the current of I2. I1 less than I2. Okay. The ratio of input power to output power. ये क्या स्टूपिडिटी है, मुझे पता नहीं। पावर का फॉर्मूला इज वोल्टेज इनटू करंट। ये क्यों सवाल पूछा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पावर का फॉर्मूला इज वोल्टेज इनटू करंट। जो इनपुट पावर होता है, इनपुट, तो इनपुट मतलब प्राइमरी वाला, प्राइमरी। तो पावर इनपुट इज नथिंग बट पावर ऑफ द प्राइमरी, एंड प्राइमरी का पावर क्या आएगा? वेल अपना वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी, वोल्टेज कितना है? V1, करंट कितना है? I1। वैसे ही आउटपुट पावर इज नथिंग बट, आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी, VS/IS। और आपको रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट रेशियो लो, V1 I1 बाय V2 I2 या VS/IS। ये वाला आंसर है, V1 I1 बाय V2 I2। नेक्स्ट वन, 17, एडीज करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडीज करंट क्या होता है बच्चों? एडीज करंट वो होता है कि जब आपके पास एक मेटल का प्लेट है,
मेटल का एक प्लेट है आपके पास, आप उस प्लेट को ऐसे झूला रहे हो इधर से इधर तक, और यहाँ पे नॉन स्टॉप मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसको काट के जा रहा है, नॉन स्टॉप फ्लक्स है जो काट के जा रहा है, और आप इसको कॉइल को ऐसे फिर झुला रहे हो इधर से उधर तक, तो इसमें आपका ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ एक सर्कुलर लूप में बनता है, तो करंट फॉर्म होता है और सर्कुलर में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडीज करंट। तो एडीज करंट आपको बोला है कि कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होगा। कहाँ कहाँ पे वेरिंग दिख रहा है, स्टेडी करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल, भैया करंट बनता है, अपन भेजते नहीं है, गया। स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, बात ही खत्म। इधर भी स्टेडी, अरे जनरेट ही नहीं होगा, जाहिल लोग, तो क्या आया आंसर, वेरिंग मैग्नेटिक। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज एट दिस में द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, ये झंडू क्वेश्चन है, रिपीट किया है क्योंकि ये रहता ना अलग अलग सेट में बच्चे एग्जाम देते हैं ना बैचेस में, इसलिए। नाउ फ्लक्स दिया आपको, इसका डेरिवेटिव निकालने का, तो ईएमएफ इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव निकालो। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, निकाल के बताऊं कि आता है? बोलो बताऊं, बोलो अब यही बोलोगे तुम लोग, सर बताओ, ये भी करके बताओ, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला डाल देता हूँ, इसका वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, डेरिवेटिव स्प्लिट करना है, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, बाहर निकालो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालो, t का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो इट इज 6t प्लस 4, कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, ठीक है, और आपके पास ईएमएफ मिल गया है, t को 2 डालना है खाली, यहाँ पे 2 डाल दो, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, एंड सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अगला सवाल 19, बाय द वे इसमें भी मैं मैसेज करना है मुझे आप लोगों ने, ठीक है, 26th क्वेश्चन देखने के बाद प्लीज मैसेज मी और माय नंबर 8956203459, क्या क्या मैसेज करना है, आप एमएसए के स्टूडेंट हो ऑफलाइन वाले, या फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो, वो मेंशन करना है, ऑनलाइन वाले हो कि ऑफलाइन वाले हो, अगर ऑनलाइन वाले हो मतलब आप पुणे के नहीं हो, तो बाहर के हो, तो आपका सिटी मेंशन करो, सिटी मेंशन करो, फिर उसके बाद क्या खाते हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जस्ट किडिंग, ये सब नहीं, सिर्फ आपको ये मैसेज करना है, ठीक है, कि कौन से आप लोग सिटी से हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अभी अपने को सॉल्व करना है इसके बाद, 19 करना है ना, हाँ ठीक है। एट व्हाट रेट अ सिंगल कंडक्टर शुड कट द मैग्नेटिक फ्लक्स सो दैट द करंट दिस मच फ्लोज थ्रू इट, ओके ओके। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना बच्चों को डायरेक्ट सॉल्व करो तो नहीं छेपेगा, क्यों? क्योंकि वो लोग को ये नहीं समझेगा कि करना क्या है। देखो जरा, ये क्या दिया है, करंट दिए, रेजिस्टेंस दिए, बराबर है, तो आप लोग ये सोचोगे, बच्चे ये सोचेंगे सर करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, इससे मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। यही रीजन है कि यूनिट्स चेक करने का, यूनिट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या है, वेबर पर सेकेंड, वेबर का यूनिट जो होता है वो फ्लक्स के लिए होता है, और सेकंड जो यूनिट होता है वो टाइम के लिए होता है। अब आपको याद आएगा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, मतलब वेबर पर सेकेंड, समझा? मतलब बेसिकली ईएमएफ वही डी फाई बाई डी टी होता है, बट ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आई आर, ये मालूम है ना सबको ईएमएफ का फॉर्मूला, आई आर, क्लियर है? सो आई कैन से यहाँ पे डायरेक्टली ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, बट ईएमएफ का और एक फॉर्मूला है फ्लक्स बाय टाइम, तो मुझे यही ढूंढना है, फ्लक्स बाय टाइम, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो, हाउ मच इज करंट 1.5 मिली 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 मिली, मिली मतलब 10 रेज टू माइनस, into resistance is how much 5, तो 15 5 जा 75, तो 7.5 into 10 raised to -3, समझा है? अगला सवाल 20वां, a conducting loop of resistance R is moved in magnetic field, the total induced charge depends on, एक कंडक्टिंग लूप है, रेजिस्टेंस आर है, उसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, तो द इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन, सुंदर सा सवाल है क्योंकि चार्ज पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इज बीएलवी, ईएमएफ से आप लोग करंट निकाल सकते हो क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला पता है कि आई इंटू आर होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो वैसे आप लोग करंट भी निकाल सकते हैं सर डायरेक्टली, तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज बी एल वी अपॉन आर, ये करंट हो गया। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, बराबर ना, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम,
तो चार्ज इक्वल्स टू अगर डायरेक्टली आ गया आपका फिर करंट इनटू टाइम, तो भैया बताओ सोचो लॉजिक क्या आएगा। चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू आई टी, दैट इज नथिंग बट ये आई था बी एल वी बाय आर इंटू टी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, यार फ्लक्स भी है ना, देखो फ्लक्स भी है। अपन इतना आगे क्यों गए, मैं क्यों गया इतना आगे, इट्स माय मिस्टेक। इतना आगे क्यों जाने का, नहीं जाने का। फ्लक्स में क्यों नहीं देखा, गुस्सा आता है अपने आप पे। ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, इतने पे रखो और ईएमएफ का फॉर्मूला डाल दो। अपने को ये चाहिए था, करंट चाहिए था, तो करंट का फॉर्मूला इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। देयरफॉर फिर करंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, किसको, डी फाई बाई डी टी को। अपने को चार्ज ढूंढना है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। सो आई कैन से कि Q इज इक्वल्स टू आई इंटू डी टी, करंट इंटू टाइम। करंट कितना है, देखो 1/R, डी फाई बाई डी टी, ये था करंट इंटू टाइम मतलब डी टी, डी टी उड़ा दो तो Q क्या आएगा, डी फाई बाय आर। क्या यार अननेसेसरी रॉन्ग रूट से जाने से हेडेक आता है। फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये डी फाई मतलब चेंज है एक्चुअली, ठीक है चेंज है। अभी आप देखोगे सिर्फ इनिशियल फ्लक्स पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। सिर्फ फाइनल फ्लक्स पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। अब प्रॉब्लम इधर पे, अरे सर सी और डी ऑप्शन बहुत क्लोज है, कौन सा राइट है। आप मुझे बताओ बच्चों एकदम ठंडे दिमाग से, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है बाय टाइम। मतलब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपका जो ये है ना, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है पता है, फ्लक्स बाय टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बट वो गलत है, फ्लक्स बाय टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा, सिर्फ वो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ टोटल चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझा है। और इसको अपन लॉजिकली भी बोल सकते हैं बहुत इजीली कि ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी होता है। अब ईएमएफ इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, आर को कांस्टेंट बना दो तो आई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। बट आई का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी टी उड़ा दो तो डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगला सवाल 21st, the self inductance of the solenoid of this much length, this much area, having total number of turns this much will be nearly how much? ओके, कैलकुलेशन वाला सवाल है। लेट्स सॉल्व 21st। अभी देखा जाए तो ये आपका सोलेनॉइड है, बराबर। तो सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। फिर व्हाट इज एन, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज एन, एन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पता है ना आपको, इनटू आई। सो बी का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई बाय लेंथ। ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर है। ठीक है, इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया आपको, बराबर। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है फ्लक्स का, फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई, ये पता है ना। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय आई। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू फ्लक्स, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल इंटू एरिया टोटल बाय आई। आई को मैं कैपिटल आई लिख सकता हूँ। तो एल इज इक्वल्स टू बी टोटल ए टोटल बाय आई। बी टोटल का फॉर्मूला तो मैंने निकाल दिया इधर पे ऑलरेडी। ए टोटल फिर कितना रहता है, ए टोटल कितना रहता है, सोचो जरा। टोटल एरिया होता है, आप सोचो एक क्रॉस सेक्शन आपको पता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हो। सो एल इज इक्वल्स टू बी टोटल, बी टोटल का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई बाय एल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
into area total. What is the formula of total area? Total area का formula is n into area of one turn. आपको यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है वो 1 टन का दिया है, बराबर, तो n इंटू एरिया ऑफ 1 टन होल डिवाइड बाय आई, आई उड़ा दो। तो एल का फॉर्मूला ये मैंने 2020 में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी रट्टा मारने के लिए बोला था ये, तो वो भी आपको याद रखना है। दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया, ठीक है, बाय लेंथ। ये फॉर्मूला मैंने आपको रट्टा मारने के लिए लास्ट टाइम पे बोल दिया था। ये सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब इसमें खाली आपको वैल्यूज पुट करना है। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 500, तो 500 का स्क्वायर 500 इंटू 500। यहाँ तक क्लियर है? इंटू एरिया, एरिया कितना है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 10⁻³ अपॉन लेंथ कितना है? लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है, तो 31.4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ध्यान से देखिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 को मैं कैंसिल करके लोन को थोड़े से ये छोटा बना देता हूँ। 4 पाई लोन को थोड़े से छोटा बना, तो कितने से छोटा बना? मैंने 4 0 उड़ा दिया, तो 10⁻³ आ गए। फिर से एक 10⁻³ था ये वाला, और नीचे जो 31.4 है, ध्यान से देखिएगा, ये 31.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये लोन चल रहा है ना अपना 10⁻² का, मैं इसको 3.14 इंटू 10⁻1 बोल सकता हूँ। ऑब्वियसली इसको एक डिजिट से छोटा बना दिया, और 3.14 तो पाई होता है, तो पाई पाई कट। क्या आंसर आया? 4 आया। 10⁻1 ऊपर भेजो, तो 4 इंटू 10⁻3 -3 -6, और 10⁻1 ऊपर जाके ये 10⁻+1, तो 4 इंटू 10⁻5 आंसर है। ठीक है, 4 इंटू 10⁻5। यहाँ पे इन लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। लेट्स थिंक, क्या है, क्या हो सकता है? आई थिंक इन लोगों ने क्या किया रहेगा, इन लोगों ने सिंगल एरिया लिया रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन लोग ने क्या किया रहेगा, पक्का है, इन लोग ने दो दो एरिया ना लेके इन लोग ने एक सिंगल वाला का एरिया लिया। इन लोग ने क्या बोला रहेगा, एन का फॉर्मूला ये वाला, बी टोटल, बी टोटल का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू एरिया सिंगल लिया, मतलब एन स्क्वायर नहीं लिया। इन लोग ने मोस्टली ये लिया रहेगा, इन लोग ने एन स्क्वायर हटा दिया रहेगा, तो इनके हिसाब से म्यू नॉट एन ए बाय एल आना चाहिए। तो इनके हिसाब से अगर मैं गया, अपना आंसर ये था, ठीक है। अपन ने एक और एन स्क्वायर, अपन ने एन स्क्वायर डाला था, बट ये लोग बोल रहे कि एन चाहिए, मतलब अपने में दो दो एन था, बट ये लोग बोल रहे एक ही एन चाहिए, तो एक एन हटाना है अपने को। अगर एक एन अपन हटाएंगे तो देखो तो कितना आता है, 4/5 इंटू 10⁻⁻7, 4/5 0.8 इंटू 10⁻⁻7। ए नहीं रे, स्टूपिड पीपल है, छोड़ो, इग्नोर करो, अपना राइट है, अपना राइट है, 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, बाजू में रखो सब। अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं अपन। अगला सवाल, और वो भी नहीं तो एटलीस्ट अपन नंबर भी ढूंढ सकते हैं इसमें। सिर्फ नंबर भी चेक करेंगे अगर, सिर्फ नंबर भी मतलब कि 10 हटा दो, सिर्फ नंबर चेक करो, तो भी अपने को ये आना चाहिए। एल का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला इज फ्लक्स बाय करंट, फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय करंट। करंट वैसे भी उड़ जाता है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर। इन लोग ने क्या किया, मैं वो सोच रहा हूँ एक्चुअली, अपने को पता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये वाला लॉजिक होता है, लेंथ 3.148, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाए, लेंथ में पाए वाला टर्म आता है वो भी हट जाता है, तो इसमें 4 बचता है, एरिया भी हट हट जाता है, वो 10⁻² बचा। खाली क्या बचा? टर्न। टर्न अगर एक ही टर्न लिया तो 5 4 20। इन लोग ने 2 के हिसाब से किया रहेगा फिर, मोस्टली। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने उसके हिसाब से किया, बट स्टिल दैट इज रॉन्ग। गाइस स्किप करो ये सब का स्टुपिडिटी, सब इग्नोर करो, ये सब रॉन्ग कर रहे हैं, पागल हो गए। अगला अपना, a step-up transformer operates on 220 volt and supplies a current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is this much. The current is how much? बच्चों, स्टेप अप है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीजेस। अगर वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीजेस,
therefore the current in the secondary decreases. बराबर ना? अरे अरे स्टेप अप है, स्टेप अप का मतलब होता है सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा। तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज आपको ज्यादा बनाना है तो सेकेंडरी का करंट कम। अगर सेकेंडरी का करंट कम है मतलब द करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन द करंट इन द प्राइमरी, तो करंट इन द प्राइमरी इज मोर देन द करंट इन द सेकेंडरी। इनका फ्रैक्शन देखो तो कितना है, 20 गुने का फर्क है, 20 गुना। मतलब द करंट इन द प्राइमरी इज 20 टाइम्स द करंट इन द सेकेंडरी। सिर्फ आपको सेकेंडरी का ढूंढना है करंट, और आई थिंक सेकेंडरी का करंट आपको डायरेक्टली दिया है 2 एम्पियर। झेपा क्या? नहीं झेपा रहेगा, पक्का नहीं झेपा रहेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना समझो। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितने पे ऑपरेट हो रहा है? 220 वोल्ट, और सप्लाई कर रहा है 2 एम्पियर। इतने पे ऑपरेट कर रहा है वो, मतलब इतना आपके पास प्राइमरी का वोल्टेज है। इतने पे ऑपरेट कर रहा है मतलब इतने का अपना प्राइमरी का वोल्टेज, और सप्लाई इतना कर रहा है मतलब सेकेंडरी का करंट इतना सप्लाई कर रहा है। और आपको रेशियो ऑफ द वाइंडिंग्स आपको इतना पता है ना, EMF in the secondary by EMF in the primary will be number of turns in the secondary by number of turns in the primary, and that will be अपना equal to the current in the primary by the current in the secondary। तो अगर आप सोचोगे तो इसमें करंट आपको डायरेक्टली सेकेंडरी का दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी दिया है, द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये भी दिया है, आपको ये ढूंढना है। तो आप EMF छोड़ दो, ये पार्ट इग्नोर करो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या बचा खाली, सिर्फ करंट इन द आपको प्राइमरी ढूंढना है। तो करंट इन द प्राइमरी विल बी, IS इधर भेजो, करंट इन द सेकेंडरी इनटू NS बाय NP। हाउ मच इज NS NP? 1/20 नहीं है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इज 1, सेकेंडरी इज 20। तो यहाँ पे ऊपर सेकेंडरी था तो ऊपर 20 नीचे 1, इसलिए फिर 20 गुना करना था। झेपा है सबको? आसान सवाल था। अगला न्यूमेरिकल, a coil has area this much, 600 turns. After placing the coil in magnetic field of strength this much, it is rotated to 90 degree in 0.2 second. The magnitude of average EMF induced is how much? Okay. फिर से नंबर ऑफ टर्न्स वाला ही सीन, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी इन लोग ने घान ही किया रहेगा। आई थिंक इन लोग ने यहाँ पे भी घान किया रहेगा, पक्का है नंबर ऑफ टर्न्स को लेके। चलो कोई ना, अपन सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से। ट्रस्ट करो आपके टीचर पे, मैंने वेरीफाई करके ही ये सब फॉर्मूलेज में पढ़ाता हूँ। जो भी ये सब फॉर्मूलेज मैं दे रहा हूँ लास्ट मतलब 6-7 साल से, तो ये फॉर्मूलेज को वेरीफाई करने के बाद ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपके पास डेटा क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, टर्न्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया है, 90 डिग्री से रोटेट किया, टाइम दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ इज हाउ मच। आप सोचो 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब क्या पता है क्या? 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब है कि ऐसे अगर आपका कॉइल था पहले, तो पहले कॉइल को पूरी तरह से फ्लक्स काट के जा रहा है और बाद में कॉइल को फ्लक्स छू ही नहीं रहा है। मतलब फ्लक्स का जो चेंज है ना वो मैक्सिमम है 90 डिग्री पे। मतलब या तो इनिशियल फ्लक्स को जीरो ले लो और फाइनल फ्लक्स को मैक्स ले लो, या उल्टा, इनिशियल फ्लक्स को मैक्स ले लो एंड फाइनल फ्लक्स को जीरो ले लो, जो भी वो सब इग्नोर करो, ठीक है। तो आपके पास एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और टाइम दिया है। आपको क्या ढूंढना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला इज d∅dt, और ईएमएफ का फॉर्मूला इज द चेंज इन फ्लक्स, मतलब कि चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम भी बोल सकते हैं अपन। और फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पे चेंज आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय टाइम। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 5 × 10⁻⁵ ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इज आफ्टर प्लेसिंग द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टोटल फील्ड है, टोटल फील्ड। तो टोटल फ्लक्स अपन कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ओके। आई कैन से कि अगर ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड दिया आपको एक्सटर्नल, तो वो तो अपन नहीं बदल सकते, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल सकते। अगर इंडक्शन बोला होता, याद रखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इंडक्शन बोला होता है, इंडक्शन, तो इंडक्शन के केस में उसका खुद का फील्ड रहता है, बराबर ना, खुद का फील्ड रहता है। अभी आप सोचो अगर खुद का एक कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड एक रहेगा, अगर खुद के दो कॉइल है तो फील्ड भी तो बढ़ेगा ना।
खुद के अगर 3 कॉइल है तो फील्ड भी तो बढ़ेगा। दैट मीन जब आपको एल निकालना पड़ता है तो बी टोटल के लिए याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी ऑफ 1 कॉइल लेना पड़ता है उसके लिए। ये केस में नहीं लेना है। ये केस में वो क्यों नहीं लेना है, क्योंकि फील्ड वो खुद का बना रहा है कि एक्सटर्नल है। सोचो जरा, फील्ड वो खुद का बना रहा है कि एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल फील्ड में दिया ना, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ही लेना है। वो कितना दिया डायरेक्टली 5 × 10⁻⁵ हाँ, एरिया के लिए आप लोग बोल सकते हो सर एक कॉइल होता तो सिर्फ इतना एरिया रहता, बट अगर फील्ड के अंदर आपने 2 कॉइल डाले तो डबल एरिया होता है, तो फिर यहां के लिए अपने को लेना पड़ता है एन, एन इंटू एरिया ऑफ 1 कॉइल अपॉन टाइम। तो 5 × 10⁻⁵ नंबर ऑफ टर्न्स देखो तो कितना है 600, एरिया देखो तो कितना है 0.06, 0.06 मतलब 6 × 10⁻², टाइम कितना 0.2, ये 2 0 और 10⁻² उड़ा दो, तो 5 × 6 6 36 × 10⁻⁵ और नीचे 0.2, समझा। तो 5 × 36 जीरो दे दो, नीचे जीरो दे दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁵, ये 18। और 18 फाइजा कितना होता है, 18 फाइजा 90, 900 इंटू 10⁻⁵, 2 जीरो हटा दो, 9 इंटू 10⁻⁻। ओके, यहाँ पे इन लोग ने घान नहीं किया, वेरी गुड, गुड पीपल, अच्छे लोग हैं। इधर पे घान नहीं किया, बट इंडक्शन वाले में लोग घान ही कर देते हैं। ये इंडक्शन में पक्का ये लोग मिस्टेक कर देते हैं बच्चों, क्योंकि इंडक्शन में मैंने आपको बोला है, इंडक्शन में फ्लक्स अपॉन आई होता है। फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड जो लेना है वो टोटल लेना है, और एरिया जो लेना है वो भी टोटल लेना है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर एक कॉइल रहेगा तो एक, नहीं तो एन कॉइल रहेंगे तो एन, और एरिया के लिए भी एन, तो इसलिए यहाँ पे एन स्क्वायर ही लेना है, प्लीज भूलिएगा नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोला मैंने। चलो ये वाला भी हो गया, 23, 24, 25, 26, फाइनली इनर पीस 24। करंट दिया है, प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है पर टर्न ऑफ एन टर्न सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाउ मच, डेरिवेशन बिटवीन। ओके, सिंपल है। क्या बोला है, करंट आया प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह वगैरह। एल का क्या फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय करंट, ये क्लियर है। एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय करंट, तो फ्लक्स इक्वल टू एल आई, ये तो खैर अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला था। अब इसमें एक ही चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स भी लेना है ऑब्वियसली, बराबर ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी लेना है। अभी नंबर ऑफ टर्न्स में कैसे लूँ, सो द लॉजिक इज, अगर आपके पास एक टर्न है तो इतना, अगर एन टर्न है तो भैया टर्न तो बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। अभी उसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, अह, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखता है तो बहुत ही बढ़िया, टेंशन ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो टेंशन ही नहीं, रट्टा मार लो। और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो भैया आपको डिराइव करने को पड़ेगा। डिराइव कैसे करने का, एक कॉइल के लिए फ्लक्स इतना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई मारना पड़ता है, तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। खत्म। नेक्स्ट 25th, 25th में क्या है, लूप दिया है, मूवेबल आर्म पी क्यू लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, यूनिफॉर्म फील्ड दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म वगैरह इन द करंट इन द लूप। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, बच्चों बच्चों मेरे प्यारे साथी, आपके पास लेंथ है 12 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 2 ओम, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, ये परपेंडिकुलर दिया तो हेडेक नहीं, एंड वेलोसिटी दिया है, और ढूंढने को क्या बोला है, ढूंढने को बोला है द एम्पियर, मतलब कि करंट ढूंढने बोला है, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी, करंट का फॉर्मूला ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वल्स टू बी एल वी बाय रेजिस्टेंस। बी कितना, अरे मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.1 टेस्ला, लेंथ कितना 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻², वेलोसिटी कितना 20, अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2, 20 उड़ा के 10 बना दो, ये 10 इसको दे दो 0.1 को, तो 1 हो जाएगा, 1 × 12 × 10⁻², 0.12 एम्पियर, काम खलास। अगला सवाल 26, a current I equals to 10 of this much is passed in a coil which induces a maximum EMF of this much, the mutual induction.
ओ वाह, ये सुंदर क्वेश्चन है रे, सच में सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे साइनोसॉइडल है। यार सॉरी, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा। ठीक, SINUSOIDA। हाँ, साइनोसॉइडल। इसमें आपको म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए, कैसे ढूंढने का म्यूचुअल इंडक्शन, सोचिए जरा। म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका डेटा देखो, करंट कितना दिया। करंट दिया है 10 sin 100 पाई × t। इतना पता ही ओमेगा होता है, ठीक है। मैक्सिमम ईएमएफ बच्चों, आई से आप लोग ईएमएफ ढूंढ सकते हो, कैसे मिलता है करंट से ईएमएफ, फिर कैसे मिलता है। E इज इक्वल्स टू, सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d∅dt, फैराडे के हिसाब से। बट फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड फ्लक्स इक्वल्स टू Li, सेल्फ के लिए, म्यूचुअल के लिए Mi। तो फ्लक्स को Mi लिख दो, तो ईएमएफ विल बी डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स व्हिच इज नथिंग बट m into I, बट m इज कांस्टेंट, m को बाहर निकालो, तो ईएमएफ विल बी m एज इट इज di/dt। बस ये करना है, इसमें आपको ढूंढना n है। कैसे करने का, बहुत सिंपल है। आपको बोला है ईएमएफ मैक्सिमम, मतलब इसका डेरिवेटिव भी मैक्सिमम आना चाहिए। डेरिवेटिव निकालो। अगर आई आपको दिया है 100, सॉरी, आई आपको दिया है 10 sin 100 पाई t, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, di/dt। इसका डेरिवेटिव निकालो टाइम के हिसाब से। 10 इज कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस। ध्यान से सुनना, आपको जब तक t नहीं मिल जाता तब तक डेरिवेटिव लेना है, t जब तक नहीं मिलता आपको तब तक डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे अब मुझे पता सबको आता है, बट फिर भी चक्रव्यूह में जब तक t तक नहीं पहुंचा आपको तब तक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब t के ऊपर सबसे जो पहला मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो रहा है, 100 पाई। तो इधर पे 100 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, और उसके ऊपर फिर क्या फंक्शन, उसके ऊपर साइन का फंक्शन। अब चक्रव्यूह को तोड़ते तोड़ते आओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हो गया, कॉस हो गया। अब 100 पाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 100 पाई टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, 100 पाई, सो 10 × 100 पाई, वॉट एवर। अब ये डेरिवेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस का टर्म 1 हो जाए, तो इसको 1 बना दो। तो di/dt विल बी 1000 पाई, जेपा क्या, di/dt विल बी 1000 पाई, तो इधर पे डाल दो। और ईएमएफ दिया आपको 5 पाई, ईएमएफ दिया है 5 पाई m एज इट इज, एंड डेरिवेटिव दिया है 1000 पाई, 1000 पाई। पाई पाई उड़ा दो, इधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू 5/1000। 5/1000 मतलब 5 मिली हेनरी, 1000 ना मतलब 10⁻³ मिली, काम खत्म। ये वाला है, झेपा क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सायोनारा।